गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट में आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 10, जिसका नाम है ध्वनि। हम ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो बच्चों, हमें बहुत सारी ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। कुछ ध्वनियाँ हमें प्रिय लगती हैं, कुछ ध्वनियाँ सुनने में हमें अप्रिय लगती हैं। तो आइए हम ध्वनि के बारे में पढ़ें, ठीक है। 10-10-1 अपने आसपास हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। जैसे स्कूल में बच्चों, आप लोग अपना टाइम स्कूल में अधिकतर देते हैं, तो स्कूल में जो बजने वाली घंटी होती है, पक्षियों का चहचहाना, बादलों का गरजना, मोटर गाड़ियों की ध्वनि इत्यादि। धातु के खाली बर्तन के गिरने पर उत्पन्न तेज ध्वनि भी हम सुनते हैं, है ना। हारमोनियम से आने वाली मधुर ध्वनि से हम परिचित हैं। कक्षा के सभी छात्रों के एक साथ जोर जोर से बोलने पर हमें अच्छा नहीं लगता। उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि कोई ध्वनि धीमी होती है तो कोई तेज, कोई ध्वनि कानों को प्रिय लगती है तो कोई अप्रिय। आइए यह जानने का प्रयास करें कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है तथा इसे सुना कैसे जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं, स्कूलों में यदि हम होते हैं तो हमें घंटियों का आवाज़ सुनाई देता है ना। मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम हमें पक्षियों का जो चहचहाना है, इसकी आवाज़ आती है। बादलों का गरजना आवाज़ हम सुनते हैं। जब बारिश के मौसम होती हैं तो बच्चों, बादल जो हैं बहुत गरजते हैं, तो इनकी ध्वनियाँ हमें सुनाई पड़ती हैं। मोटर गाड़ियों की ध्वनियाँ हम अक्सर सुनते रहते हैं, है ना। और धातु के खाली बर्तन, जैसे कि स्टील हो गए, सिल्वर हो गए, ये सभी धातु हैं और इन सभी के बर्तन बनते हैं। तो जो खाली बर्तन होते हैं बच्चों, यदि वो गिरते हैं तो उनसे भी ध्वनि उत्पन्न होती है, बहुत तेज़ ध्वनि उत्पन्न होती है। और यह ध्वनि हम सुनते हैं तो हमें अप्रिय लगती है ना। जो बर्तनों की आवाज़ होती है बच्चों, बहुत तेज़ होती है, हमें सुनने का मन नहीं करता है ऐसे आवाज़ों को। हारमोनियम होता है बच्चों, जिससे जब उन्हें बजाया जाता है तो इनसे मधुर ध्वनि निकलती है और इनसे हम परिचित हैं, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, ठीक है। और कक्षा में सभी छात्रों एक साथ, है ना, सभी छात्रों के एक साथ जब वो बोलने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से, तो हमें ऐसा लगता है कि क्लास में हल्ला हो रहा है। यानी कि क्लास में यदि बच्चे बैठे हुए हैं, सभी बच्चे, तो क्या करते हैं, वो एक साथ बात करना स्टार्ट कर देते हैं। यदि कोई टीचर क्लास में ना हो, बात करना स्टार्ट कर देते हैं और जो क्लास में बहुत ज़ोर ज़ोर से हल्ला होने लगती है, मतलब आवाज़ आती है जो कि हमें अप्रिय लगती है। सब एक साथ बोलते हैं इसलिए, है ना। तो उपयुक्त उदाहरणों से हमें स्पष्ट होता है बच्चों कि कोई ध्वनि धीमी होती है और कोई तेज होती है। कोई ध्वनि कानों को हमें प्रिय लगती है और कोई अप्रिय लगती है, यानी कि कोई हमें अच्छा लगता है और कोई अच्छा नहीं लगता है। यह जानने का प्रयास करें कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है बच्चों, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे तथा इसे सुना कैसे जाता है, इसे, है ना, कि ध्वनियाँ कैसे उत्पन्न होती है और इसे कैसे सुना जा सकता है या कैसे सुना जाता है। क्रियाकलाप एक में हम देखते हैं, आवश्यक सामग्री में हम स्कूल की घंटी ले लेते हैं और हथौड़ा लेते हैं, ठीक है। स्कूल की घंटी को हथौड़े से बजाइए। इस प्रकार से आप लोग डायग्राम भी देखते चलेंगे, है ना। ये स्कूल की घंटी है और ये हथौड़ा है जिसके द्वारा घंटी को बजाया जाता है। तो स्कूल की घंटी को हथौड़े से बजाइए। घंटी की ध्वनि आने पर उसे हल्के से स्पर्श कीजिए। आपने अवश्य ही कंपन का अनुभव किया होगा। क्या स्पर्श करते ही घंटी के कंपन बंद हो गए? क्या अब भी आपको ध्वनि सुनाई दे रही है? बच्चों, क्या होता है, जब हम जो घंटी होता है इसे हथौड़े से जब बजाते हैं बहुत तेज़, तो इनसे जो घंटी है इससे एक कंपन उत्पन्न होती है। यही ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। यदि हम घंटी को स्पर्श करते हैं, यानी कि छूते हैं, तो वो जो कंपन है बच्चों, वो तुरंत बंद हो जाती है। स्पर्श करते के साथ जो कंपन है वो बंद हो जाती है।
है ना। तो फिर उसके बाद में हमें ध्वनि नहीं सुनाई देती है, यानी कि जब तक वो कंपन होती है बच्चों, वो ध्वनि उत्पन्न करती है ना। तो आइए अब देखते हैं हम क्रियाकलाप 2। क्रियाकलाप 2 में हम पढ़ते हैं आवश्यक सामग्री, जिसमें हम लेते हैं स्वरित्र त्रिभुज, रबर पैड, है ना। ये रबर पैड है, ठीक है, और स्वरित त्रिभुज आकार के हैं, या इधर 1 2 और ये 3। तो यहाँ देखिए एक स्वरित्र त्रिभुज चित्र 10.2 की एक भुजा को कठोर रबर के पैड पर मारिए। हमें क्या करना है, जो स्वरित्र त्रिभुज की एक भुजा है ना, या तो ये भुजा ले सकते हैं। तो एक भुजा को कठोर रबर से, जो रबर बहुत कठोर हो, तो कठोर रबर के पैड पर हमें क्या करना है, ये जो कठोर रबर का पैड है इस पे हमें पैड पर मारना है। इसे कान के पास लाकर इसकी ध्वनि हमें सुनना है। इसकी भुजाओं को ध्यानपूर्वक देखिए। इसकी जो भुजा है इसको हम ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। ये डॉट को अभी आप लोग नहीं नोटिस करेंगे बच्चों। अभी क्या नोटिस करना है हमें, ये जो है इसे जब हम मारते हैं, है ना, यानी कि इस पैड पर जब हम मारते हैं, भुजा को कठोर रबड़ के पैड पर हम जब मारते हैं तो इससे क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है बच्चों। तो इसे कान के पास जब हम लाते हैं तो इससे ध्वनि सुनते हैं। इसकी भुजाओं को हम ध्यानपूर्वक देखते हैं। क्या आप इन्हें कंपित होते देख रहे हैं? तो ये जो बच्चों डॉट का निशान है ये कंपित हो रहा है, इधर इधर क्या हो रहा है, कंपित हो रहा है ना। तो आप इन्हें कंपित होते देख सकते हैं। अब स्वरित्र को स्पर्श कीजिए। अब इसे हमें क्या करना है, स्पर्श करना है, यानी कि छू कर देखना है। आपने देखा कि स्पर्श करने पर कंपन बंद हो जाते हैं। तो बच्चों हम जैसे हमने घंटी को छुआ था, स्पर्श करते ही घंटी की जो कंपन है वो बंद हो जाती है, उसी प्रकार से हम इसे भी स्पर्श करते हैं तो इसकी जो कंपन है बच्चों वो भी बंद हो जाती है तथा ध्वनियाँ हमें फिर सुनाई नहीं पड़ती है। बात करते समय अपने गले पर हाथ रखने पर भी हम कंपन का अनुभव करते हैं। तो बच्चों आप लोग जब भी बात करते हैं तो आप लोग अपने गले के पास हाथ रख कर देखिएगा, है ना। तो जब हम अपने गले पर हाथ रख कर देखते हैं तो गले से एक कंपन उत्पन्न होती है ना, और उसे हम अनुभव कर सकते हैं। तो आप ये करके देखेंगे घर पर। उपरोक्त क्रियाकलापों से यह निष्कर्ष निकलता है कि कंपन करती वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं, है ना। जो भी वस्तु जो कंपन करती हैं बच्चों वो ध्वनि उत्पन्न करती हैं। जब वस्तुओं को, यानी कि बच्चों हम बर्तनों को भी देखते हैं, जब वो बहुत ज़ोर से ऊपर से नीचे गिरती हैं तो क्या होता है, उनसे भी एक कंपन उत्पन्न होती है ना। वो बर्तन की आवाज़ बहुत तेज होती है ना, और उनसे भी एक कंपन उत्पन्न होता है बहुत, वो आप लोग सुन सकते हैं। बर्तन को घर पे भी गिरा कर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, और कंपन को आप लोग देख सकते हैं, छूकर महसूस कर सकते हैं। तो जब वस्तुओं को स्पर्श करते हैं तब कंपन समाप्त हो जाते हैं और ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है। कुछ स्थितियों में यह कंपन हमें आसानी से दिखाई देते हैं, किंतु अधिकांश स्थितियों में ये इतने क्षीण होते हैं कि हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, है ना। तो यानी कि कुछ स्थितियों में ऐसे कंपन होते हैं बच्चों जो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, ठीक है। कंपन तो होते हैं पर हमें दिखाई भी नहीं पड़ते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों 10.2 कंपन का आयाम, वृत्ति एवं आवर्त काल। तो हम कंपन का आयाम पढ़ते हैं बच्चों। पिछले कक्षा में आपने दोलन गति के विषय में पढ़ा है ना। पिछली कक्षा में हमने दोलन के बारे में पढ़ा है बच्चों। दोलन कैसा होता है, या तो आप लोग झूला ले लो, है ना, या फिर आप लोग एक दीवार घड़ी आती है जिसमें जो घंटी टक 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 की आवाज़ आती है। यदि हर प्रति घंटे पे जैसे 1 घंटा हुआ तो वो जो दोलन घंटियाँ होती है वो हिलती हैं और बजती हैं। यदि वो 2 बजा है तो वो 2 बार हिलेंगी,
3 बजा है 3 बार हिलेंगी, यदि वो 12 बजा है तो 12 बार, ठीक है। तो उस वह जो हिलना है इस प्रकार से वही दोलन गति कहलाता है। जो झूला है बच्चों, जब आप झूला झूलते हो तो जितने आप आगे बढ़ते हो उतने ही आप पीछे भी बढ़ते हो, है ना। आगे पीछे बढ़ना यानी कि वो मध्य स्थिति, जिस स्थिति में आप होते हो उससे आगे जाते हो जितना, उतना ही पीछे भी जाते हो। मध्य स्थिति में आने के बाद उतना ही मात्रा में आप पीछे जाते हो, जितना आगे आए हो उतना ही पीछे जाओगे। तो यह भी दोलन गति है। यही दोलन गति होता है बच्चों, कि किसी वस्तु का उसकी मध्य स्थिति के दोनों ओर गति करना दोलन गति कहलाता है, ठीक है। हम इसे क्रियाकलाप 3 के द्वारा समझेंगे बच्चों। क्रियाकलाप 3 में हम देखते हैं आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री में हम स्केल या साइकिल का स्पोक लेते हैं, ठीक है। तो स्केल या साइकिल का स्पोक आप ले लीजिए, जो भी है आपके पास। स्केल या साइकिल के स्पोक के एक सिरे को मेज के किनारे पर कस कर दबाइए। इस प्रकार से आप लोग डायग्राम भी देखते चले। इस प्रकार से हमें क्या करना है, ये स्केल है बच्चों, स्केल को इस प्रकार से किनारे पर दबाना है, या फिर आप लोग स्केल की जगह पे स्पोक भी ले सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो आप वो कर सकते हैं। एक मेज पर रख सकते हैं। ये कार्य आप लोग घर पर भी कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। आपके पास स्केल होगा या स्केल नहीं होगा तो आप लोग के पास जो टूटा हुआ स्पोक होता है साइकिल का, उसे भी आप ले सकते हैं। अब हम देखते हैं, अब दूसरे सिरे को नीचे दबाकर छोड़ दें, है ना। यानी कि एक सिरा आपका यहाँ पर है और एक सिरा आपका ये है। तो ये सिरे को हमें क्या करना है, इस प्रकार से रखी हुई है तो हमें इसे नीचे दबाना है, ठीक है। इस प्रकार से नीचे दबाकर छोड़ देना है। तो इनमें क्या होगा, इस प्रकार से जब हम नीचे दबाते हैं तो इनमें इस प्रकार से कंपन होता है, ठीक है। इस प्रकार से कंपन होता है, तो वह कंपन करने लगता है। चित्र 10.3, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। अब मेज पर स्पोक या स्केल के स्वतंत्र सिरे की लंबाई को बदलकर प्रयोग को दोहराएं। उनकी जो लंबाई है इन्हें हमें बदल कर क्या करना है, प्रयोग को फिर से दोहराना है। और सिरे की लंबाई को बदल कर प्रयोग को दोहराएं। यहाँ स्केल या स्पोक की गति दोलन गति है। स्पोक नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आता है और कुछ समय तक इस प्रकार गति करता है। तो जब हमने बच्चों इसे नीचे की ओर स्केल को छोड़ा इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से गति करने लगता है ना। कंपन होता है इनमें, इस प्रकार से कंपन होता है। तो ये कंपन कौन सी गति करता है, दोलन गति के द्वारा ये कंपन संपन्न होता है। तो यही दोलन गति है बच्चों। ये जो आपको डॉट डॉट के निशान पे दिख रहे हैं, ये यही क्या है, कंपन किया हुआ है ना। ये क, ख और ग। तो ये क क्या है, माध्य स्थिति है, जो स्केल की माध्य स्थिति है ना, क नंबर। और ग और ख ये क्या है, कंपन किया हुआ स्थिति है। यानी कि जितने बार ये ग पर गया और फिर ख पे आया, माध्य स्थिति से होते हुए, यही दोलन गति कहलाता है। इसी प्रकार से दोलन गति होती है बच्चों। अब हम पढ़ते हैं आयाम, ठीक है। जब स्पोक या स्केल अपनी माध्य स्थिति क से ख तक जाता है, अपने माध्य स्थिति क है और क से ख जाता है, तो क से होते हुए ग तक, पहले ख तक जाता है, फिर क से होते हुए फिर ग तक, यानी कि ख तक आया, फिर ख से क तक होते हुए फिर कहाँ जाता है, ग तक, ठीक है। तो ग तक जाकर पुनः क तक वापस आता है। ग तक जाने के बाद फिर से क तक आता है और वापस आता है, तब हम इसे एक कंपन या दोलन कहते हैं। यानी कि ये जितना ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आया, फिर अपने माध्य स्थिति में रुका, इतना तक को हम एक दोलन गति कहेंगे। कंपन या फिर दोलन गति, एक कंपन या फिर दोलन कहते हैं, है ना। यानी कि फिर से आप लोग सुनिए, क से ख तक, क से ख तक और फिर क से होते हुए ग तक, क से होते हुए फिर से ग तक जाकर पुनः फिर से क तक वापस आता है।
यानी कि यहाँ पर जब हम दबाए थे तो ख, ख से क से फिर ग से फिर तक क तक आता है, तो यहाँ तक वापस आता है, तब हम इसे एक कंपन या फिर दोलन कहते हैं। स्पोक या स्केल अपनी माध्य स्थिति से जिस अधिकतम दूरी ख अथवा ग तक जाता है उसे कंपन या फिर कंपन का आयाम कहते हैं, है ना। यानी कि अपनी माध्य स्थिति से जिस अधिकतम दूरी, ये एक दूरी है बच्चों, है ना, जिसे हम ग और ख नाम दिए हैं, जिस अधिकतम दूरी ख अथवा ग तक जाता है उसे हम कंपन का आयाम कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा बच्चों। क से ख या क से ग तक की दूरी बराबर होती है। आप लोग देख सकते हैं ये क और क से ख और क से ग, ये जो दूरी है क से ग और क से ख, ये दूरी बराबर है, तो तक की दूरी बराबर होती है। स्पोक या स्केल पर कम या अधिक बल लगाकर आयाम को कम या अधिक किया जा सकता है। अब जैसा बल लगाएंगे बच्चों, तो बल के ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसा उसमें बल देते हैं, जोर देते हैं, ठीक है, जैसा बल लगाएंगे उसका आयाम उसी प्रकार से कम या अधिक किया जा सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आवृत्ति। कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितने बार कंपन करती है उसे कंपन की आवृत्ति कहते हैं, है ना बच्चों। आप ये समझ गए कि आयाम किसे कहते हैं, है ना। जितना वो दोलन करती है, जितनी दूरी होती है बच्चों, है ना, माध्य स्थिति से जितनी दूरी होती है उसे कंपन का आयाम कहते हैं, है ना। और यह कंपन कैसी होती है, बराबर होती है क से ख और क से क तक। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आवृत्ति। तो कंपन करने, जब जितना वो कंपन कर रही है, तो कंपन करने में एक सेकेंड में जितने बार वो कंपन करती है उसे हम काउंट कर लेते हैं, और वही कंपन की आवृत्ति होती है बच्चों। आवृत्ति को कंपन प्रति सेकेंड या हर्ट्ज में मापा जाता है। तो आवृत्ति को कैसे मापा जाता है, प्रति सेकेंड के द्वारा मापा जाता है, ठीक है, या फिर हर्ट्ज से मापा जाता है। मात्रक हर्ट्ज क्या है, एक मात्रक है। तो वैज्ञानिक हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज के सम्मान में रखा गया है। हर्ट्ज जो नाम है बच्चों, वो वैज्ञानिक हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज के सम्मान में रखा गया है। यदि कोई वस्तु एक सेकेंड में 10 कंपन करती है तो उसकी आवृत्ति 10 कंपन प्रति सेकेंड या 10 हर्ट्ज होगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आवर्तकाल। कंपन करती हुई वस्तु को कंपन करने में जितना समय लगता है, जो वस्तु कंपन करती है बच्चों, तब कंपन करती हुई वस्तु को एक कंपन करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। इसे सेकंड से मापा जाता है। जैसे आवृत्ति तथा आवर्तकाल में निम्न संबंध है। आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल 1/आवर्तकाल। तो यहाँ पर बच्चों हमारा 1 सेकेंड मान लो, 1 सेकेंड मान लेते हैं, और 1 सेकेंड में आवृत्ति हम पढ़ चुके बच्चों की वस्तु 1 सेकेंड में जितने बार कंपन करती हैं, है ना, जितने बार कंपन करती हैं उसे हम लिखेंगे यहाँ पर 1 सेकेंड। और आवर्तकाल में हम कंपन करती हुई वस्तु का एक कंपन करने में जितना समय लगा, सिर्फ एक कंपन करने में जितना समय लगता है उसे हम नोट कर लेते हैं। तो इससे हमें क्या होता है, इसे सेकेंड से मापा जाता है और इसे ही हम आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे बच्चों 10.3 ध्वनि और माध्यम। ठीक है, ध्वनि और माध्यम। जब किसी वस्तु से ध्वनि उत्पन्न होती है तो वह कंपित हो रही होती है। बच्चों, कंपन के द्वारा ही ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जब कोई वस्तु से ध्वनि उत्पन्न होती है, किसी भी वस्तु से ध्वनि उत्पन्न होती है, तो वो क्या होती है, वह कंपित हो रही होती है ना, हो रही होती है। उसे कंपन अपने आसपास की हवा को कंपित कर देते हैं। उसके कंपन क्या करते हैं, अपने आसपास की हवा को कंपित कर देते हैं और हवा से होते हुए
कंपन जब हमारे कानों तक पहुंचते हैं तब यह हमारे कानों के पर्दे को कंपित कर देते हैं। इस प्रकार हमें ध्वनि सुनाई देती है। कंपन करने वाली वस्तु से हमारी कानों तक कंपनों को पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि उस वस्तु और हमारे कान के बीच कोई न कोई माध्यम उपस्थित हो। तो बच्चों, हम ध्वनि पढ़ रहे हैं और ध्वनि के माध्यम पढ़ रहे हैं कि ध्वनि के माध्यम कौन है। तो क्या होता है, जब किसी वस्तु से हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो वह कंपित होती रहती है, यानी कि वो कंपित हो रही होती है। उसके कंपन अपने आप आसपास की हवा को क्या कर देते हैं, अब वह कंपन जो है अपने आसपास की जो हवा है उसे भी कंपित कर देते हैं। और हवा से होते हुए कंपन जब हमारे कानों तक पहुंचती है बच्चों, तो हमारे जो कान के पर्दे होते हैं उन्हें भी वो कंपित कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे कान के पर्दे जब कंपित होते हैं बच्चों, तो हमें जो ध्वनि है वो सुनाई देती है। और कंपन करने वाली जो वस्तु है, वस्तु से हमारे कानों तक कंपनों को जो पहुंचने के लिए आवश्यक है कि उस वस्तु और हमारे जो कान के बीच कोई ना कोई माध्यम उपस्थित हो, है ना, कोई ना कोई माध्यम उपस्थित होना चाहिए, तभी हमें सुनाई पड़ेगा अथवा नहीं पड़ेगा सुनाई। ठीक है, यानी कि माध्यम की आवश्यकता, माध्यम की उपस्थिति आवश्यक है हमारे कानों तक ध्वनि को सुनाई पड़ने के लिए। हम क्रियाकलाप 4 में देखते हैं बच्चों। मेज के एक सिरे के पास अपने कान लगाइए। एक सिरा यहाँ पर है, देखिए, है ना। तो एक सिरे के पास हमें अपने कान को लगाना है। और चित्र 10.4 मेज के दूसरे सिरे को अपने मित्र से धीरे से ठोकने को कहिए। यहाँ पर देखिए, चित्र के द्वारा हम समझेंगे बच्चों। एक सिरे पर एक है और एक सिरे पर, है ना। तो यह अपने मित्र को एक मित्र जो है एक सिरे पर और उसकी मित्र अपने दूसरे मित्र से बोलती है, मतलब अपने मित्र से कहती है कि दूसरे सिरे पर क्या करो, इसे ठोको धीरे धीरे, है ना। तो ठोकने को कहती है। क्या आपको ध्वनि सुनाई दी? तो ध्वनि आप तक किस माध्यम से पहुंची? अब अपना कान मेज से ऊपर उठाकर फिर से सुनिए। इस स्थिति में ध्वनि किस माध्यम से आप तक पहुंची? इन दोनों ध्वनियों में अंतर का क्या कारण है? तो बच्चों, जब इसे हम ठोकते हैं मेज को, तो क्या होता है, इनमें एक ध्वनि कंपन उत्पन्न होती है ना। तो कंपन के द्वारा हमें सुनाई पड़ती है, वह आवाज़ हमें सुनाई पड़ती है। ठीक है, तो यह भी हमारे कानों में कंपन के द्वारा, जिससे हमारे जो कान के पर्दे हैं बच्चों वो भी कंपित होने लगती हैं और यह ध्वनि हमें सुनाई देती हैं। ठीक है, और जब हम कान को नहीं लगाते हैं तो यह क्या होता है, यह ध्वनि हवा के माध्यम से कंपित होती है और हमारे कानों तक पहुंचती है। ठीक है, तो यही कारण है बच्चों, ये जब कंपित होती हैं तो हम कान में लगाते हैं तो हमें ध्वनि सुनाई देगी कंपन की वजह से। और एक है जो हम जब उसे ठोका जाता है तो वो कैसे सुनाई देता है, वो हवा कंपन क्या करती है, हवा को भी कंपित कर देती है और वह हवा के द्वारा हमारे कानों को कंपित कर देती है और फिर हमें वह ध्वनि सुनाई देती है। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 5। क्रियाकलाप 5 में हम आवश्यक सामग्री में हम लेते हैं माचिस की 2 डिब्बियाँ लेते हैं, 10 मीटर धागा लेते हैं और 2 आलपीन लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये अब घर में आप करके देखिएगा, बहुत ही इजी भी है। आपको माचिस की 2 डिब्बियाँ, खाली डिब्बियाँ मिल जाएंगी और धागा 10 मीटर धागा लेना है आपको और 2 आलपीन लेना है। ठीक है, माचिस की 2 डिब्बियों के भीतर खोखे लीजिए, है ना। 2 डिब्बियों के भीतरी खोखे लेना है हमें, माचिस की 2 डिब्बों के भीतरी खोखे को लेना है और खोखों में छेद करके धागे और आलपीन की सहायता से चित्र 10.5 के जैसा खिलौना बनाइए। धागे की लंबाई लगभग 10 मीटर की हो। धागे को तानकर कहने का मतलब बहुत तना हुआ होना चाहिए, वो ढीला नहीं होना चाहिए बच्चों, है ना, तना हुआ होना चाहिए। और अपने मित्र से एक खोखे को अपने मुंह पर रखकर धीमे से कुछ बोलने को कहिए। दूसरे खोखे को
आप अपने कान पर लगाकर सुनने की कोशिश कीजिए। क्या कान पर से खोखा हटा लेने पर भी ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है? यदि नहीं तो क्यों? उपरोक्त क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि ध्वनि धागे में से संचरण कर सकती है। जो धागा होता है बच्चों तना हुआ, उससे वह जो ध्वनि है वो संचरण करती है। और दूसरे जो डिब्बे होते हैं बच्चों, खाली खोखा जो है ना, माचिस का जो खाली डिब्बा होता है, वहाँ तक ये आवाज़ पहुँचती है। यहाँ बोलते हैं और वह आवाज़ उन धागों के साथ उस खाली डिब्बे पर पड़ती है, आवाज़ चली जाती है। बच्चों पिछले ईयर्स जो बच्चे 8 क्लास में पढ़ते थे, वो ये जो खाली माचिस की 2 डिब्बियाँ लेकर और जो धागा बांधे हुए थे 10 मीटर का, तो ऐसा आप लोग भी करिएगा, है ना। और ऐसा सच में होता है, यदि कोई उस खाली खोखे डिब्बे पर कोई आवाज़ करता है तो वह आवाज़ उसके मित्र जो खड़ा है कान पे लगाए हुए, वो सुनकर देखता है तो उसे सुनाई देता है। ठीक है, आप लोग इसे करके देखिए। और जो जो बनाएंगे, है ना, वो फ़ोटो क्लिक करके, ठीक है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे जो भी इसे बनाएंगे, ठीक है, और सुनाई देता है करके मैसेज करेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों की ध्वनि का संचरण होता है किस प्रकार से। जब जैसे हम लोग मेज पे देखे थे, एक सिरे पर जब बैठने से और दूसरे सिरे पर उसके मित्र बैठी थी, तो जब वो ठोकती है टेबल को यानी कि मेज को, जब ठोकती है तो वह ध्वनि संचरण होकर उनके कानों तक पहुँचती है कंपन के द्वारा। तो इसमें भी देखिए 2 जो माचिस के भीतरी वाली खोखे हैं, है ना, इस प्रकार से लेना है। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे बच्चों। तो ये जो है खाली खोखे, इसमें क्या करना है, 10 मीटर का जो धागा है, इस आलपिन से छेद करके इसे बांध लेना है रस्सी के द्वारा। ठीक है, इसमें रस्सी फंसा लेना है और एक सुनेगी और उस माचिस के खोखे में एक बोलेगा धीरे सा, और वह जो ध्वनि है इनके कानों तक पहुंचेगी कि ये क्या बोल रहा है ना। तो ये सच में ऐसा होता है, बहुत ही ईजी है। ध्वनि किस प्रकार से हमारे कानों तक पहुंचती है, ठीक है। तो इसे आप करके देखिएगा, और जब आप लोग इसे बनाएंगे तो इसका फ़ोटो क्लिक करके और सुनाई देता है या नहीं देता है उसे आप मैसेज कर कर बताएंगे मेरे नंबर पर। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों का होमवर्क है बच्चों। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसलिए आपको सबको करके देखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 6। क्रियाकलाप 6 में हम देखते हैं आवश्यक सामग्री: प्लास्टिक की कीप, गुब्बारा, रबर की ट्यूब, पानी से भरी बाल्टी, रबर बैंड। गुब्बारे को काट लें। कीप के चौड़े सिरे पर गुब्बारे को रबर बैंड की सहायता से बांध लें। ठीक है बच्चों, हमें क्या लेना है, प्लास्टिक की कीप लेना है। कीप आप सभी जानते हैं, है ना, कैसा होता है कीप, आप लोग देखे हैं, शंकु आकार का कीप होता है। आप लोग जो मिट्टी का तेल होता है यानी कि केरोसिन होता है, जब हम दूसरे डिब्बे में उसे डालना होता है तो कीप की सहायता से हम डालते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कीप कैसा होता है, शंकु आकार का। प्लास्टिक की कीप लेना है, गुब्बारा लेना है, रबर की ट्यूब लेना है। ठीक है, रबर की ट्यूब आप लोग जानते हैं, और पानी से भरी हमें बाल्टी लेना है, जो कि बाल्टी पानी से भरा हुआ होना चाहिए। रबर बैंड लेना है, गुब्बारे को काट लेना है हमें, और कीप के चौड़े सिरे पर गुब्बारे को रबर बैंड की सहायता से बांध लेना है। तो हमें गुब्बारा कटा हुआ होना चाहिए बच्चों, और कीप के जो चौड़े सिरा होता है ना, हमने कहा था शंकु आकार का होता है। इस प्रकार से जो चौड़े आकार का होता है उसमें हमें क्या करना है, जो गुब्बारा है उसके चौड़े सिरे पर हमें गुब्बारा को रबर बैंड की सहायता से हमें बांध देना है, और कीप की दूसरे सिरे पर रबर ट्यूब लगाना है। दूसरे सिरे पर हमें क्या करना है, रबर ट्यूब लगाना है, और कीप के चौड़े हिस्से को पानी से भरी बाल्टी में डुबाना है। ठीक है, जब हम डुबाएंगे तो देखिए रबर ट्यूब के स्वतंत्र सिरे को कान में लगाएं। तो रबर ट्यूब के जो स्वतंत्र सिरा है बच्चों, रबर ट्यूब आप लोग जानते हैं पतली सी नली आकार की रबर ट्यूब होता है। एक सिरा को हमें नीचे से लगाना है,
है ना, उसके जो कम चौड़े वाले जो हिस्से होते हैं उस पर लगाना है रबर ट्यूब को, और एक सिरा जो रबर ट्यूब की है उसे हमें कान पे लगाना है। और कान पर लगाएंगे तो बाल्टी में पत्थर डालें। जब हम बाल्टी में पत्थर डालेंगे तथा तली में पत्थर के गिरने की आवाज़ सुने, है ना, तली पे जब वो पत्थर गिरता है, बाल्टी में जब हम पत्थर डालते हैं तो तली में वो पत्थर बैठ जाता है, क्योंकि पत्थर वजन होता है बच्चों, तो बैठ जाता है। तो जब तली में बैठता है तो हमें उसकी आवाज़ों को सुनना है। इस उपकरण को हाइड्रोफोन कहते हैं। इस उपकरण को क्या कहते हैं बच्चों? हाइड्रोफोन कहते हैं। इस क्रियाकलाप से पता चलता है कि ध्वनि का संचरण द्रव में भी होता है ना। द्रव यानी कि हम द्रव किसे कहते हैं? जो लिक्विड फॉर्म में होता है। पानी हमारा लिक्विड फॉर्म में द्रव रूप में होता है ना। तो नॉर्मली पानी द्रव रूप में होता है। यदि हम उसे फ्रीज में जमाते हैं, है ना, तो वो जम जाता है तो वो बर्फ़ के रूप में हो जाता है, ठोस रूप में हो जाता है। तो हम नॉर्मली पानी देखते हैं तो द्रव रूप में होता है। तो द्रव में भी क्या आवाज़ ध्वनि का संचरण होता है, हम ये सर्च कर रहे हैं, ये देखेंगे बच्चों की ध्वनि संचरण होता है या नहीं होता है द्रव में। तो ध्वनि का संचरण होता है बच्चों, द्रव में भी होता है। हम इस प्रकार से एक कीप लेंगे, उसमें ट्यूब लगाएंगे, तो हम इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, आप लोगों का होमवर्क सिर्फ यही है आज का कि आप लोग ये जो माचिस है उसके भीतरी डिब्बे को, खाली डिब्बे को लेंगे और उसमें 10 मीटर का धागा लगाएंगे और सुनकर देखेंगे और एक बोलकर देखेगा। ये आप लोगों का होमवर्क है। इसे बनाकर आप लोग फ़ोटो क्लिक करके मेरे नंबर पर सेंड करेंगे बच्चों, और यह भी मैसेज करेंगे सुनाई दिया या नहीं दिया। ठीक है, और ये तना हुआ होना चाहिए बच्चों, बहुत थोड़ा तना हुआ होना चाहिए, है ना। और ये 10 मीटर का ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा हुआ तो शायद सुनाई ना दे। ठीक है, इससे कम हुआ तो शायद अच्छे से सुनाई ना दे। ये 10 मीटर का होना चाहिए, आप लोग याद रखेंगे। ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ते हैं आगे का। बाय बाय, टेक केयर।